नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे ही हमारे पास कोई ऐसी सूचना पहुंचती है कि किसी व्यक्ति, जो हमारे आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जो कैंसर से पीड़ित हो चुका है या कि डॉक्टर ने उसको कंफर्म कर दिया है कि उस व्यक्ति को कैंसर हो चुका है, तो हमारे अंदर एक अजीब सी भावनाएं उत्पन्न होती है। वो भावनाएं कैसी कि ये व्यक्ति जो है अब बच नहीं पाएगा या इस बीमारी का जो है इलाज संभव नहीं है। तो एकदम एक पूरी कंप्लीट तरह से एक नेगेटिव जो धारणा है वो हमारे अंदर बढ़ने लगती है। लेकिन मेडिकल की टर्म्स है या मेडिकल इस बारे में क्या कहती है, आज हम उन्हीं चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल पूरी तरह से असत्य है कि जो कैंसर है वो ट्रीटेबल या उसका भी इलाज जो है वो संभव नहीं है। तो आज सब उन्हीं बातों को जानेंगे कि कैंसर क्या है, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं और कौन से कैंसर ऐसे हैं जिसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है और कौन से कैंसर ऐसे हैं जिसका इलाज संभव नहीं है और इसके कारण क्या है, किन वजहों से कैंसर होता है और इसके लक्षण क्या है, ताकि हम शुरुआत में ही उसको जान सकें कि हाँ, ये कैंसर हमारे शरीर में जो है पनप रहा है। तो उसके शुरुआती लक्षण, उन सभी चीज़ों को आज जानने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करेंगे हम अपनी इस कैंसर की परिभाषा से। हर व्यक्ति के शरीर में वो कोशिकाएं होती हैं जो कैंसर को बनाती हैं। अब ये कोशिकाएं क्या हैं? कोशिकाएं हमारे शरीर की जो है बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है। जैसे एक मकान की बेसिक यूनिट एक ईंट है कि ईंट से आपस में मिलाते हैं तो दीवार बनती है, और दीवार आपस में जब कई दीवारें मिलती हैं तो वे एक कमरा बनाती है और वो एक ढांचा बनाती है, और जब उस पर हम लेंटर डाल देते हैं तो वो मकान बनता है, और जब उसमें लोग रहने लगते हैं तो वो घर बन जाता है। तो उसी तरह सेल जब आपस में मिलती है, एक एक सेल जब आपस में मिलती है तो वो सेल मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊतक। टिश्यू जब आपस में मिलते हैं तो वो निर्माण करते हैं एक ऑर्गन का, एक अंग का। जैसे हमारा हार्ट बना दिया, हमारी आंख बना दी, हमारे हाथ बना दिए, इस तरह से एक एक अंग का निर्माण करते हैं। और जब वही अंग, जब वही ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं या एक बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक। अब ये जो सेल बेसिक यूनिट है, हमारे शरीर में बहुत सारी, प्रति सेकंड जो सेल है, बहुत सारी सेल रहती है जो बनती हैं और डिस्ट्रॉय होती हैं। अब उस सेल के बनने और डिस्ट्रॉय होने को जो संचालित करता है, जो उसको निर्देश देता है, वो देता है हमारा डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए हमारे शरीर की जो है एक तरीके से आनुवंशिक इकाई है कि जो भी सूचनाएं हैं, जो सारी सूचनाएं हैं उस डीएनए में संग्रहित रहती है, जो सेल को जो एक तरह से ऑर्डर देता है। वो सेल को ऑर्डर देता है कि कब किस सेल को डिस्ट्रॉय होना है और किस सेल को कॉपी करके अपनी वृद्धि करनी है। अब जब हमारे शरीर में ख़राब सेल बनती है या कैंसर वाली सेल बनती है तो ये डीएनए जो है उसको सूचनाएं देता है कि आप डिस्ट्रॉय हो जाइए। तो वो जो है डिस्ट्रॉय होती रहती है, इसलिए सभी व्यक्तियों के शरीर में कैंसर नहीं बन पाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसी सिचुएशन हो कि डीएनए जो है, डीएनए उस सेल को सही तरह से इंस्ट्रक्ट ना कर पाए, कुछ खराबी के कारण उसको सही तरह से निर्देश ना दे पाए, तो जो वो सेल डिस्ट्रॉय होनी थी वो क्या होने लगती हैं, वो अपनी वृद्धि करने लगती हैं। और जब वो वृद्धि करने लगती हैं तो वो वृद्धि करके जो एक गांठ बनाती है उसी को हम बोलते हैं ट्यूमर या कैंसर। ठीक है, ठीक है। समझ हमने कि कैसे जो सेल है, सेल जो ख़राब सेल जो डिस्ट्रॉय होनी थी वो डिस्ट्रॉय ना होकर जब वे अपनी वृद्धि करती है और एक गुच्छा बना लेती है तो उसी गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर या कैंसर। अभी जो कैंसर, देखिए कैंसर जो होता है, कैंसर के होता है बेसिकली दो टाइप का। एक कैंसर होता है बेनाइन कैंसर, एक होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन का जो शाब्दिक अर्थ है वो अर्थ है अच्छा, और मैलिग्नेंट का अच्छा अर्थ है बुरा। लेकिन कैंसर है तो हम वो, मतलब कैंसर है, बेशक वो बेनाइन कैंसर हो लेकिन वो अच्छा हो नहीं सकता, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे कम बुरा कैंसर और ज़्यादा बुरा कैंसर। अब ये जो कम बुरा कैंसर है, ये कम बुरा कैंसर क्यों है? देखिए, ये बेनाइन कैंसर है, स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखिए। बेनाइन कैंसर क्या होता है, एक ही जगह वो सेल इकट्ठी हुई और एक ही जगह इकट्ठी होकर किसी अन्य अंग को ये प्रभावित नहीं करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बेनिन कैंसर। अब ये जो मैलिग्नेंट कैंसर है, जो खतरनाक कैंसर होता है, वो कैंसर एक जगह इकट्ठा होता है, गुच्छी बनाता है और फिर फट जाता है और फट कर शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करता है। इन्हीं दोनों को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये पता लग सके कौन सा कैंसर हमारे लिए हानिकारक है, कौन सा कैंसर हमारे लिए मतलब कम हानिकारक है। देखिए, ये जो बेनिन कैंसर है, बेनिन कैंसर, ये देखिए कि मेटास्टोसिस की जो प्रक्रिया है वो नहीं करता। मेटास्टोसिस प्रक्रिया है, जो मेडिकल के छात्र अगर वो देख रहे हो तो मेटास्टोसिस प्रक्रिया होती है कि वो कैंसर जो है अब शरीर से मतलब एक तरह से खुद को स्प्रेड नहीं करता, खुद को फैलाता नहीं है, जहाँ है वो वहीं रहता है। इसको बोलते हैं कि मेटास्टोसिस नहीं करता है। देखिए, बेनिन कैंसर के जो टाइप है उसमें होता है लाइपोमा।
लाइपोमा क्या कब बनता है, जब ये फैट सेल जो है ये बढ़ती है। जैसे देखो अपने हाथ में ये सेल क्या है, ये बढ़ रही है, एक जगह गांठ बन रही है। अब इस तरह ये बेनाइन कैंसर को हम कम बुरा या कम हानिकारक क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि देखो ये फैट सेल ये बढ़ी, अब इसको डॉक्टर ने क्या करा, यहाँ पे चीरा लगाया और यहाँ पे अंदर से इस जो कैंसर की कोशिकाएँ थी, जो कैंसर था अंदर से, उसको निकाल दिया और वापस से इसको सी दिया। इसलिए इसका इलाज आसानी से संभव है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बेनिन कैंसर। अब इसी में जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं माइलोमा। माइलोमा कब होता है, जब हमारी मसल सेल, जो बॉडी बिल्डर होते हैं जैसे उसमें मसल होती है, तो वो जो मसल सेल हमारी बढ़ती है उससे बनता है हमारा माइलोमा कैंसर। उसको भी इसी तरह चीरा लगाकर निकाल कर वापस सी कर आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। अब इसमें जो सबसे खतरनाक है या सबसे जो इसमें मतलब चिंता वाला है वो होता है फाइब्रोमास। फाइब्रोमास होता है बेसिकली वुमेन जो होती है, जैसे वेजाइना होती है, जो वुमेन का जो सेक्सुअल पार्ट होता है वेजाइना, ये होता है उसमें। अब ये वेजाइना में कैसे होता है, जैसे जो वुमेन की जो मंथली साइकिल होती है, मंथली साइकिल में जैसे मंथली साइकिल में जब स्टॉक हो जाता है, मंथली साइकिल में जो एक तरह से जो सेल्स होती हैं वो गंदी सेल वो बाहर नहीं निकल पाती, जब वो अंदर स्टॉक होने लगती है, उसी की स्टॉक होने से जो गांठ बनती है उसी को हम बोलते हैं फाइब्रोमास कैंसर। ठीक है, अब ये इसका हम कैसे पता लगाए, देखिए फाइब्रोमास कैंसर होने से, जब महिला की वेजाइना में फाइब्रोमास कैंसर होता है तो उससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम कैसे आती है, देखिए प्रेग्नेंट महिला, कोई भी महिला कब होगी प्रेग्नेंट, जब वो मेन के स्पर्म और वुमेन के जो ओव्यूल होता है, जो अंडा हुआ है, उनमें आपस में फर्टिलाइजेशन होगा। अब यदि इसमें ये फाइब्रोमास नाम की जो गांठें बन जाएंगी वेजाइना में, तो स्पर्म क्या होगा, स्पर्म जा नहीं पाएगा। जब स्पर्म जा नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो बेबी या जाइगोट जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होगा। इसलिए इस फाइब्रोमास कैंसर में महिला को जो है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये भी ट्रीटेबल है। इसके जो गांठ बनती है इसको आसानी से डॉक्टर जो है ऑपरेशन करके इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें जो खतरनाक है वो खतरनाक है मैलिग्नेंट कैंसर। मैलिग्नेंट कैंसर खतरनाक क्यों है, क्योंकि ये मेटास्टोसिस की प्रक्रिया करता है। कौन सी, मेटास्टोसिस की। मेटास्टोसिस मतलब एक जगह फटा, जैसे यहाँ था, यहाँ गांठ बनी, यहाँ से बड़ा हुआ, फटा और इस तरह से इन्हें फैलना शुरू कर दिया चारों तरफ हुए, जहाँ जहाँ भी इसे रास्ता मिलेगा फैलेगा, शरीर में और जगह जाएगा, वहाँ पर इकट्ठा हुआ फिर से फैलेगा। इस तरह इसको मैलिग्नेंट कैंसर को खतरनाक बोला जाता है, क्योंकि ये मेटास्टोसिस की प्रक्रिया करता है। अब इसके जो टाइप है, इसमें जो अगर कोई आपसे बोले, जैसे कोई आपसे बोले कि मतलब आपको किसी की रिपोर्ट देखे आप कैंसर के मरीज की, और आप देखिए उसमें कि इसको कार्सिनोमास कैंसर लिखा हुआ है रिपोर्ट में, तो आप समझिए कि इसको वो कैंसर है जो स्किन पर होता है, जो स्किन से होता है। देखिए आप यहाँ पर जो है इमेज देख रहे होंगे, ये एंडोडर्मिस जो होती है उसको, सॉरी एपिडर्मिस जो ऊपरी त्वचा होती है उस पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है कार्सिनोमास। अब जो इसमें जो दूसरा है वो है सार्कोमास। सार्कोमास कैंसर यदि आप किसी रिपोर्ट में देखें तो वो कैंसर आप समझ जाइए कि वो कैंसर उसके बोन से शुरू होकर, हड्डी से शुरू होकर शरीर के बाकी अंगों में फैल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हड्डी में शुरू हुआ, ये बोन से शुरू हुआ और सारे अंगों में फैल रहा है, इसको बोलते हैं हम सार्कोमास कैंसर। अब जो इसमें तीसरा है वो है लिम्फोटिक कैंसर। लिम्फोटिक कैंसर होता है लिम्फोटिक सेल में। देखिए आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, जो लिम्फ कोशिकाओं में, लिम्फ सेल में यदि कैंसर हो तो उसको हम बोलेंगे लिम्फोटिक कैंसर। अब इसमें जो मैलिग्नेंट कैंसर में भी जो सबसे ज़्यादा डेंजर है वो होता है, आपने भी बहुत नाम सुना होगा इसका, वो होता है ल्यूकीमिया, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं ब्लड कैंसर। अब ये ब्लड कैंसर होता कैसे है, देखिए हमारा जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। अभी जो WBC है इस पर फोकस कीजिए। WBC हमारे शरीर की एक तरह से सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, शरीर के सिपाही। शरीर के सिपाही ने क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि हमारे शरीर में कोई बीमारी प्रवेश करती है तो यही उनसे लड़ने का जो कार्य है यहीं से शुरू होता है। लेकिन जब इन्हीं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यही शरीर में या रक्त में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर। देखिए ये क्या है, ये आरबीसी है और ये क्या है, ये WBC है। इनका रेशियो जो होता है, जो नॉर्मल रेशियो है, वो रेशियो होना चाहिए 600:1।
यदि आरबीसी की संख्या 600 है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। अब यदि ये रेशो गड़बड़ा जाता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या यहाँ पर ज़्यादा होगी, देखिए यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, यदि ये डब्ल्यूबीसी की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर या इसको ल्यूकीमिया हो जाएगा। अब ये खतरनाक क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो ब्लड है पूरे शरीर में प्रवाहित होता है, पूरे शरीर की नसों में जो बहता रहता है। अब जब ये ल्यूकीमिया यदि कहीं भी एक जगह हुआ तो सारे शरीर को, जहाँ जहाँ भी हर पार्ट में ये जो ब्लड है शरीर के सारे अंगों में घूमता फिरता है, तो वो सारे अंगों को प्रभावित करता है और इसका इलाज जो है लगभग असंभव माना जाता है। इसलिए ये सबसे खतरनाक कैंसरों में से एक है ब्लड कैंसर। अब इसके कारण क्या है? देखिए, कारण में जो सबसे पहला है वो है फिजिकल कारण, दूसरा है केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडिएशन कारण, जो उनको देखते हैं। देखिए, फिजिकल कारणों में से जो सबसे आम माना जाता है वो है अल्कोहल का, शराब का, तंबाकू का और इनका सेवन करना। और जो अब कारण जो सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं उनमें से एक कारण है जंक फूड, जैसे जंक फूड खाना, जैसे अब मैगी टाइप कुछ खाते हैं या अब ऐसे हैं कुछ ऐसे पदार्थ खाते हैं जिसमें रसायन का मिलावट हो, तो वो शामिल है फिजिकल कारणों में। केमिकल कारण क्या है? केमिकल कारण है कोई ऐसा है पैरासाइट है, कोई परजीवी है, कोई परजीवी आपके शरीर पर हमला कर रहा है, कोई परजीवी, तो उसको जैसे किसी ने कोई कहीं पे कोई प्रयोग करा, कैंसर, कोई ऐसा रेडिएशन निकला जो कैंसर को पनपने में सहायता कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हम केमिकल कारण। अब जो एक कारण है, एक है बायोलॉजिकल कारण भी। बायोलॉजिकल कारण कैसे? जैसे यदि किसी के पिता को या किसी के माता को कैंसर था तो कुछ संभावनाएं ऐसी भी होती है कि उनके होने वाले बच्चे में वो कैंसर के कुछ सिम्टम्स जो है आ जाए। वो क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कैंसर कब हो रहा है? जब डीएनए जो है हमारी जो खराब कोशिकाएं थी उनको नहीं मार पा रहा, और डीएनए जो है अनुवांशिक मटेरियल है, तो अनुवांशिक मटेरियल माता पिता से किस में ट्रांसफ़र होता है? उसके बच्चों में। तो ये संभावना व्यक्त की जाती है कि जो अनुवांशिक डीएनए जो है, उस डीएनए में जो समस्याएं थी वो उस बच्चे में भी होंगी, और उस बच्चे की जो डीएनए है वो उस बच्चे में जो खराब कोशिकाएं हैं उनको नहीं मार पाएगा, तो संभावना है कि उस बच्चे को भी कैंसर की बीमारी जो है हो सके। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कारण। अब जो एक कारण है, एक और कारण है, वो है रेडिएशन। रेडिएशन मतलब जैसे आप एक्सरे कराते हैं, एक्सरे आप कराते हैं मतलब वो इतना लाभदायक नहीं है। जब उस एक्सरे की हम इंटेंसिटी को ज़्यादा बढ़ा दें, ज़्यादा इंटेंसिटी वाले एक्सरे के हम संपर्क में आ जाए, तो वो हमारा कैंसर जो है बन सकता है। गामा रेज, जैसे एक्सरे होती है ऐसी गामा रेज होती है। एक होती है फिर उसी तरह की अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट मतलब आपने सुना होगा कि वो आपने ओजोन होल सुना होगा, ओजोन परत जो होती है, जैसे कि ओजोन होल बन चुका है, तो यदि ओजोन होल जो है वो ज़्यादा बढ़ता है, ओजोन होल कैसे बढ़ रहा है? ओजोन होल बढ़ रहा है यहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन करने से। अब यदि वो ओजोन होल ज़्यादा बढ़ता है तो जो सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे है, जिनको वो ओजोन जो परत है वो रोकती है, यदि वो ओजोन होल बढ़ा और वो परत डिस्ट्रॉय हुई तो वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, और अल्ट्रावायलेट जो रेज़ है, जो यूवी रेज़ है, वो कैंसर के वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान अदा करती है। और एक है न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर रेज़। जैसे आपने नागासाकी और हिरोशिमा का आपने सुना होगा कि वहाँ पर आज भी लोग ऐसे जो लंगड़े लूले पैदा होते हैं, उन्हें वहाँ पर कैंसर की बहुत समस्या थी। वो यही था कि जो न्यूक्लियर बम के फटने से जो बहुत सारी रेज़ निकलती हैं, बहुत सारे सब्सटेंस निकलते हैं, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कैंसर के पनपने में। अब देखिए, ये वो रीज़न थे जो रीज़न बताए मेडिकल ने। लेकिन एक यूएस के एक साइंटिस्ट थे, जब उनसे पूछा गया कि इसका कैंसर के होने का एक सबसे बड़ा मेजर रीज़न जो आप मानते हैं वो क्या है, तो उन्होंने एक बड़ा आश्चर्यचकित जवाब दिया। हो सकता है कि आप भी उससे थोड़ा सा चकित हो, लेकिन मेडिकल लाइन जो है, जो एक तरीके से जो टेक्निकल क्षेत्र है, वो उस चीज़ को मानते नहीं है। उन्होंने कहा था कि बेशक मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा रीज़न जो है वो इसका है अनलकी होना। कि जो व्यक्ति अनलकी है या जिसके मतलब कहते हैं कि भाग्य में यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको कैंसर होगा। मतलब ये उनका ऐसा वक्तव्य था कि जो अनलकी है, कि कम लक का होना कैंसर के होने का सबसे बड़ा रीज़न है। तो ये उनके अपने ओपिनियन थे, जिसको मेडिकल जो फील्ड है वो उसको स्वीकार नहीं करता है। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट जो बेनिन ट्रीटमेंट था, जो बेनाइन कैंसर था, उसकी क्या की जा सकती है? सर्जरी की जा सकती है। उसको जो गांठ बनी, गांठ को निकाल सर्जरी करी, सर्जरी से निकाला और वापस उसको जो है वहाँ पर टाँके लगा के सी दिया, तो उसको बोलते हैं हम सर्जरी करके बेनाइन कैंसर को जो है आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट कैंसर है, मैलिग्नेंट कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी होती है और एक होती है कीमोथेरेपी। रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी में आप ये समझिए इसको इस तरह से कि जो ख़राब कोशिकाएं हैं, जो ख़राब सेल हमारे शरीर में बन रही है, जिनको डीएनए जो है सूचनाएं नहीं दे पा रहा है कि आपको नष्ट हो रहा है, तो उस
नष्ट होने की जो सूचना है एक तरह से ये रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी के थ्रू बाहर से भेजी जाती है कि आप जो है जो सूचनाएं डीएनए से नहीं आ पा रही है कि वो सूचनाएं यहाँ से बाहर से भेजते हैं कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी के थ्रू कि आप नष्ट हो जाइए और वृद्धि जो है मत कीजिए। तो ये है रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी में। अभी इसके रेडिएशन थेरेपी, इसके जो कीमोथेरेपी है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो कैंसर वाले व्यक्ति होते हैं उनके जो है हेयर फॉल हो जाता है कि बाल झड़ जाते हैं, ठीक है। बाल झड़ना इसका साइड इफेक्ट है। इसका एक साइड इफेक्ट है कि पाचन प्रक्रिया जो है व्यक्ति की वो ख़राब हो जाती है, उल्टी दस्त वगैरह होते हैं, जीभ मचलाता है, उसकी जो बोन है, जो हड्डी है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो ये होते हैं, ये कीमोथेरेपी को कुछ ऐसे जो साइड इफेक्ट होते हैं। अब जैसे जो इसका एक इलाज है, जैसे आपने एक चीज़ अवश्य देखी होगी कि जो दुनिया के जो ज़्यादातर धर्म हैं उन धर्मों में एक फास्ट का, जिसको रोज़ा कह दो, जिसको व्रत कह दो, फास्ट कह दो, उसका एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है काम आता है। कैसे? देखिए, जब हमारी बॉडी जो है जब 15 से 16 घंटे रेगुलर जो है भूखी रहती है, जब उसको कोई हम पदार्थ नहीं देते हैं उसको अंदर, तो वो क्या करती है, भूख लगने पर शरीर की जो एनर्जी की आवश्यकता है पूरी होने पर जो ख़राब कोशिकाएं हैं वो उनको खाना शुरू कर देती हैं। जब वो उनको खाती हैं तो वो कोशिकाएं क्या हैं, वो नष्ट होती हैं कोशिकाएं, ख़राब कोशिकाएं, और वो मल के थ्रू जो है बाहर निकल जाती है। इसलिए ज़्यादातर धर्मों में जो है फास्ट का, व्रत का, रोज़े का जो है वो कंसेप्ट है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति, क्योंकि ये एक थ्योरी भी है, ये जापान के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि यदि कोई व्यक्ति ही एक साल में 20 दिन लगभग 15 से 16 घंटे जो है भूखा रहे, शरीर को कुछ ना दे, तो उसमें कैंसर की संभावनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये एक जापानी साइंटिस्ट का मतलब एक बयान था, तो इसलिए मैंने इसको भी उसमें शामिल किया कि आप यदि तरह की चीज़ें करते हैं तो कैंसर के बढ़ने में या कैंसर के होने को आप आसानी से रोक सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो लक्षण हैं कि हम कैसे इसको शुरुआती स्टेज में पहुँचाएं, क्योंकि देख आपने एक चीज़ अवश्य देखी होगी, आपने सुना होगा स्टेज 4 कि स्टेज 4 में पहुँच चुका है। स्टेज 4 का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो कैंसर जो है अब शरीर से एक जगह से दूसरी जगह फैलना जो है वो शुरू हो चुका है, उसी को हम बोलते हैं स्टेज 4। जब वो दूसरी जगह फैलता है तो तब वो ज़्यादा नुकसान करता है, तभी हमें उसका पता लगता है, और तब वो उस स्टेज में पहुंचने के बाद उसका इलाज जो है असंभव हो जाता है। इसलिए जो इसके शुरुआती कुछ लक्षण हैं, देखिए ये लक्षण ऐसे हैं, ये लक्षण ऐसा नहीं कि ये यदि किसी को ये लक्षण हैं तो उसको कैंसर होगा ही होगा। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं कि इन लक्षण और बहुत सारे शरीर में ऐसे लक्षण के आपस में मिलकर जो कैंसर का निर्माण होता है। यदि इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे और रेगुलर ज़्यादा दिखाई दे तो ये मानकर ना बैठें कि आपको कैंसर है। आप अपने डॉक्टर से, आसपास के डॉक्टर से, जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, जो कैंसर का जो डॉक्टर होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, उससे संपर्क करें और जाँच करें और देखें कि क्या ये जो कैंसर के लक्षण बताए जाते हैं कि क्या वाकई में ये कैंसर है या सिर्फ साधारण है। तो जो कैंसर है इनके लक्षणों को आप देख सकते हैं। यदि आपके शरीर में कोई ऐसी गांठ है, जैसे ब्रेस्ट, जो महिलाओं का जो ब्रेस्ट होता है, छाती होती है, उसमें यदि कोई गांठ है, गांठ वो लगातार बढ़ रही है, तो वो कैंसर के लक्षणों में से एक लक्षण हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, सिर्फ लक्षण हो सकता है। आप डॉक्टर से मिल सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। यदि खाना निगलने में समस्या आ रही है, मतलब आपको शुरुआत में खाना निगलने में समस्या आ रही है, तब मान के ना बैठे। यदि खाना के बाद आपको फिर लिक्विड पदार्थ यानी कि पानी पीने में भी आपको कुछ ऐसी है कि समस्या निगलने में आ रही है, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, उसको कंसल्ट कर सकते हैं। बार बार पाचन की समस्या हो रही है, मतलब आपका पेट जो है रेगुलर ख़राब हो रहा है बार बार, आप ना कुछ ऐसी चीज़ है कि आप कोई ऐसी ख़राब चीज़ बाहर से खा रहे हैं जो आपके पेट की जो पाचन क्रिया ख़राब करे, उसके बावजूद भी आपको जो है पाचन की समस्या हो रही है, तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और जो वेजाइना है, जो महिला की वेजाइना है, उससे देखिए मंथली साइकिल पे ब्लड आता है। अब यदि वो ब्लड आप देखिए कि एबनॉर्मल ब्लड है, और ब्लड वो एबनॉर्मल क्यों है, क्योंकि वो पस के साथ या मवाद टाइप के साथ ब्लड आ रहा है, तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें, ठीक है। और एक है तिल, जैसे तिल होता है हर व्यक्ति के, मतलब ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे कि तिल या जो है मस्सा होता है। अब वो मस्सा यदि गोल है तो तब तक कोई समस्या नहीं है। यदि वो बढ़ना शुरू करे और बढ़कर वो उसमें एक तरह से दीवार सी या गांठ सी या मतलब पोर से होने शुरू करे, वो फटना शुरू करे एक तरह से, यदि वो फटना शुरू कर रहा है तिल या मस्सा, तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करें। और अचानक वजन यदि कम हो जाए, आप ना डाइट कर रहे हैं ना आप खाने में कमी कर रहे हैं, और आप देखते हैं कि आपका अचानक एकदम बहुत स्पीड से आपका वजन कम हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करना चाहिए। कंटिन्यू खांसी या फीवर, आप मतलब खांसी वाले सब दवाइयाँ आपने कर ली हैं और फीवर वाली आपने दवाइयाँ कर ली है, उसके बावजूद आपको खांसी लगातार हो रही है और आपको
फीवर लगातार हो रहा है तो आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करना चाहिए। और एक है हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाना। यदि आपके शरीर में आप जांच कराते हैं और हीमोग्लोबिन एकदम तीव्र गति से, एकदम अचानक तीव्र गति से नीचे आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि जब वो खराब सेल बनती है तो खराब सेल क्या बनती है, जब वो इकट्ठी होती है तो वो खुद के, अब वो उनको खुद भी जिंदा रहना, अब खुद जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, उन्हें ब्लड चाहिए। तो वो ब्लड जो है इधर उधर से लेने लगती है। जब वो ब्लड लेती है तो शरीर की आवश्यकता के लिए जो ब्लड चाहिए, जो नॉर्मल कंडीशन में जो शरीर अंगों के लिए, तो वो उसकी हीमोग्लोबिन की कम पड़ जाता है। तो वो कम पड़ता है सिर्फ इसी कारण। यदि इस तरह की समस्याएं हैं, इस तरह की परेशानी है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये लक्षण ऐसे हैं जो शुरुआती लक्षण होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि, यदि मैं एक बार फिर आपको कर रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि ये लक्षण होने से आपको कैंसर है आप ये मान के बैठ जाए। ये लक्षण यदि है और रेगुलर ये लक्षण है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें मानने से पहले, कि ये नहीं कि आप मानकर बैठ जाए कि नहीं मेरे को तो कैंसर हो गया या उस व्यक्ति को कैंसर हो गया। डॉक्टर से कंसल्ट करें, अच्छे जो कैंसर का डॉक्टर है, जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, उससे कंसल्ट करें और यदि है तो उसका समय पर जो है इलाज करें। आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक है जो कैंसर का, कुछ इसमें ऐसी जो समस्याएं थी, क्योंकि जो कैंसर का मरीज होता है देखिए उसको मेंटली सपोर्ट की या मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की बहुत आवश्यकता होती है। यदि हमें जानकारी है, हमें पता है कि इस व्यक्ति को बेनिन कैंसर है, तो हम उसको एक ढांढस बना सकते हैं, उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं कि बेनिन कैंसर है, इसको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, उसको अच्छी सूचनाएं दे सकते हैं। तो इसलिए इसका टॉपिक का जानना जो है बहुत आवश्यक था। आशा करता हूँ कि ये कुछ आपकी समझ आया होगा। शुक्रिया।